प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को हम किसी भी भाषा का जानकार कैसे समझेंगे? हम कैसे जानेंगे कि वह अमुक भाषा का जानकार है, यानी अमुक भाषा अच्छी तरह से जानता है? क्या कहा? शब्दों के द्वारा। हाँ, हम शब्दों के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक भाषा का जानकार है। यानी जिस व्यक्ति के पास किसी भाषा का शब्द भंडार अधिक होगा, शब्दों की अधिक जानकारी होगी, शब्दों के विषय में जानता होगा, वह उस भाषा का जानकार माना जाएगा। यानी शब्दों के ज्ञान से ही भाषा का ज्ञान आता है। यानी व्यक्ति के पास जितनी अधिक शब्द संपदा सुदृढ़ होगी, जितना अधिक वह उसका शब्द भंडार मजबूत होगा, समृद्ध होगा, वह व्यक्ति उतना ही उस भाषा का विशेषज्ञ माना जाएगा। तो आज हम इसी शब्द को पढ़ेंगे। आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है ना? देखिए, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। देखिए, इसमें है वर्ण। सबसे पहले शब्द में वर्ण होंगे और उसका सार्थक समूह होगा। सार्थक मतलब अर्थ निकलना चाहिए। वर्णों का जो समूह है उसका अर्थ निकलना चाहिए। उदाहरण के लिए कमल। कमल एक शब्द है। इसमें कितने वर्ण हैं? देखिए, क है, अ है, म है, अ है, ल है और अ। इसमें क से कमल, आपको पता है यह व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन स्वर रहित है क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसलिए क, ये म, अ से म, और इस ल से ल। यानी इसमें तीन वर्ण है, तीन वर्ण मिलकर एक कमल शब्द बना है। ये सार्थक शब्द है। इसको इसका अर्थ है, अगर मान लीजिए अगर हम लमक शब्द लिख दें, लमक शब्द लिख दें या मलक शब्द लिख दें, मलक, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मलक का कोई अर्थ नहीं है, लमक का कोई अर्थ नहीं, लेकिन कमल का अर्थ है, इसलिए यह शब्द है। इसी तरह मोहन, म, इसमें वो स्वर है। इसके बाद अ, न और अ। यहाँ म में अ की मात्रा इसलिए मोहन है, यहाँ ह है, यहाँ न है, इसलिए मात्रा के साथ यह मोहन शब्द बना है। अगर इसे भी अगर हम उल्टा लिख दें, नहमो कर दें, नहमो, या हनमो कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इस नहमो का कोई अर्थ नहीं निकलता, हनमो का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए शब्द नहीं है, क्योंकि सार्थक नहीं है, सार्थक समूह नहीं है। यहाँ वर्णों का एक सार्थक समूह है, इसलिए यह शब्द है। इसके बाद हम शब्दों के भेद को समझेंगे। शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के भेद देखिए, सबसे पहले स्रोत, स्रोत अथवा उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद दूसरा है रचना, रचना के आधार पर। इसके बाद है प्रयोग, प्रयोग के आधार पर। इसके बाद है अर्थ, अर्थ के आधार पर। और अंत में है विकार।
तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5 यानी 5 आधार हैं जिनके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या है? यानी भाषा के शब्द जहां से जन्मे हैं, जहां से ये शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जहां से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, या इनका जो स्रोत है, इसे कहते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। आप सभी को पता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी है, या यूं कहें कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत। तो इस आधार पर स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले है तत्सम शब्द, उसके बाद है तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव के बाद है देशज, देशज शब्द, उसके बाद है विदेशज, विदेशज शब्द, और अंत में है संकर, संकर शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। यानी स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 5 में 1 2 3 4 5 भेद में बांट सकते हैं, 5 प्रकार का मान सकते हैं। इसमें तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है तत्, तत् और सम। तत् मतलब उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। यानी तत्सम यानी उसके समान, उसके समान यानी संस्कृत, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के जो शब्द है, संस्कृत के मूल शब्द का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वे संस्कृत के मूल शब्द हैं, यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि, हस्त, पुष्प, पत्र, मातृ, घृत, ये शब्द। अग्नि शब्द संस्कृत का शब्द है, हस्त संस्कृत का, पुष्प संस्कृत का, पत्र, मातृ, घृत, भातृ, पितृ, अक्षी, ये सब संस्कृत के तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द है जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको जानना चाहिए कि संस्कृत का मूल शब्द ही तत्सम शब्द है। अगर प्रश्न आएगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो लिखना पड़ेगा संस्कृत के मूल शब्द ही तत्सम शब्द। इसके बाद है तद्भव। अब हम समझेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द इसका अर्थ होता है तद और भव। तद और भव दो से यह तद्भव बना है। तद मतलब उससे, और भव मतलब जन्मा। किससे जन्मा? तो संस्कृत से जन्मा। यानी जो शब्द संस्कृत से जन्मे हैं, यानी संस्कृत के मूल शब्दों से अपभ्रंश होकर बिगड़ कर बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप है, उन्हीं से उनका जन्म हुआ है। उदाहरण देख लीजिए, यह अग्नि है, अग्नि शब्द है। इस अग्नि ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, इससे आग है, आग। ये आग तद्भव शब्द। इसी प्रकार हस्त, इससे हाथ, ये हाथ तद्भव शब्द। पुष्प, फूल, फूल तद्भव। पत्र, पत्ता। मातृ, माता। उसी प्रकार अक्षी, अक्षी से आंख,
नासिका, नासिका से ना। मुझसे कई विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि अग्नि है, इससे आग शब्द कैसे बन गया, या हस्त से हाथ शब्द कैसे बन गया, अक्षी से आंख शब्द कैसे बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत काल में, जिस समय संस्कृत का प्रयोग होता था राष्ट्रीय भाषा के रूप में, तो उस समय संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रभाव था। इसके बाद समय बदला और पाली प्राकृत भाषाओं का प्राचुर्य हो गया। तो उस समय क्या हुआ, संस्कृत के जो शब्द हैं पाली और प्राकृत भाषा में बदल गए, उनका रूप बदल गया। बाद में अपभ्रंश आया, अपभ्रंश में भी उनका रूप बदल गया और अंत में हिंदी आ गई, और यही बदले हुए रूप हिंदी में प्रयोग हुए। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे संस्कृत का शब्द संस्कृत, इसके बाद है पाली, इसके बाद है प्राकृत, इसके बाद है अपभ्रंश, इसके बाद है हिंदी। संस्कृत ग्रंथ लिखे गए संस्कृत काल में। पाली काल में गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी का प्रचार किया। प्राकृत में महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने प्राकृत में अपने वचनों का प्रचार किया, अपने विचारों का प्रचार किया। और अपभ्रंश में अनेक वीर ग्रंथ लिखे गए। सिद्धों और नाथों ने अपने मत का प्रचार किया, और हिंदी जो अभी प्रचलित है। तो इसमें जैसे मान लीजिए अग्नि है, पाली में इसका प्रयोग अग्नि के रूप में होने लगा, अग्नि। इसके बाद यही प्राकृत में भी अग्नि है, उसके बाद अपभ्रंश में अग्नि, और अंत में हिंदी में ये आगे के रूप में। इसी प्रकार हस्त है, हस्त, हस्त ये संस्कृत है। पाली प्राकृत में हस्त है, हस्त, अपभ्रंश में हस्त, और हिंदी में हाथ। इसी प्रकार अक्षी, संस्कृत में अक्षी, पाली और प्राकृत में अक्ष, अक्ष, और हिंदी में आंख। इस तरह से शब्दों का विस्तार होता गया, उनमें परिवर्तन आता गया, विकार होता गया, और संस्कृत शब्दों से, संस्कृत के मूल तत्सम शब्दों से हिंदी का प्रभाव रूप बना। इसके बाद हम आते हैं देशज। देशज शब्द क्या है? भारत की अन्य भाषाओं से या ग्रामीण क्षेत्र की बोलचाल की भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आए हैं उन्हें देशज कहते हैं। देशज का मतलब है देश का, यानी देशी शब्द जो भारत के ही बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हिंदी में आ गए तो उन्हें देशज शब्द कहा। देशज शब्द में देखिए पगड़ी, ये पगड़ी देशज शब्द। खटिया, ये खटिया देशज शब्द है। रोटी, ये रोटी देशज शब्द। झुग्गी, इसी प्रकार छोरा, छोरा छोरी, ये सब देशज शब्द। इसमें पेट, 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 पगड़ी, खटिया, छोरा, रोटी, लुटिया, पेट, ये सब देशज शब्द है। बोलचाल की भाषा से हिंदी में इन शब्दों का आगमन हुआ। इसके बाद हम आते हैं विदेशज। आपको पता है भारत में अनेक विदेशी समय समय पर आए। यहाँ मुगल आए, अरब आए, ईरान से आने वाले फारसी आए। इसके बाद यहाँ पे
फ्रांसीसी, फ्रांस से फ्रांसीसी आए, तुर्की आए, पोर्तुगीज, पुर्तगाल से पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। तो ये अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए और यहाँ वे वर्षों तक रहे, इसलिए उनकी भाषा के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा। तो इन्हें कहते हैं हम विदेशी शब्द। जैसे विदेशी शब्द हैं, हम अंग्रेजों को ले लें, अंग्रेज आए तो अपने साथ अंग्रेजी भी आए, तो अंग्रेजी के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, मोटर, बस, कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। इसके बाद अरबी आए, अरबी, अरब के लोगों को अरबी भी कहा जाता है, तो ये अरबी अपने साथ अरबी भाषा लेकर आए, तो इसमें इनकी भाषा का भी प्रयोग हो रहा है और इनकी भाषाओं में शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। जैसे इंसाफ, इसके बाद औरत, खत, इंसाफ, औरत, खत, ये सब अरबी भाषा। फारसी, फारस से लोग आए, फारसी, जिसमें आदमी, गुलाब, फूल। हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं ना औरत, आदमी। औरत शब्द अरबी का है, तो आदमी फारसी शब्द है। गुलाब, गुलाब का हम बहुत प्रयोग करते हैं, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, तो गुलाब जो शब्द है वो फारसी शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में गुलाब को कहते हैं पाटल, तो यहाँ ये अरबी फारसी शब्द है गुलाब। इसके बाद पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द में हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं, ये बाल्टी पुर्तगाली शब्द, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है बाल्टी शब्द पुर्तगाली। इसके बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, जो फ्रांस के रहने वाले, तो फ्रांसीसी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो फ्रांसीसी शब्दों में अंग्रेज, जो अंग्रेज शब्द का प्रयोग करते हैं ना वो फ्रांसीसी शब्द, अंग्रेज। कूपन, हम कूपन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कूपन शब्द अंग्रेजी नहीं है, ऐसा लगता है कूपन अंग्रेजी शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद चीनी शब्द, चीनी शब्द चाइना का शब्द, तो इसमें चाय, चाय का प्रयोग आप लोग करते हैं, चाय चीनी शब्द। इसके बाद लीची, लीची शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लीची चीनी शब्द। पटाखा, ये पटाखा जो शब्द है यह चीनी शब्द। इसी प्रकार जापानी, जापानी भाषा, जापानी का रिक्शा, रिक्शा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द, अंग्रेजी शब्द नहीं है, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शब्द है जबकि यह जापानी शब्द है। तो इस तरह, इसके बाद तुर्किश है, और भी जो दूसरे देशों से अभी भी लोग आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी भाषा का भी हिंदी में प्रयोग होने लगा है। तो इस तरह ये शब्द। अब हम संकर शब्दों का प्रयोग करें। यह है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिलावटी, यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाए, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। जैसे उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, इसमें जो रेल है यह अंग्रेजी शब्द है और ये जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी शब्द है। उसी प्रकार घड़ी सार, इसमें घड़ी हिंदी शब्द है
और ये जो साग है यह फारसी शब्द है। उसी प्रकार वर्षगांठ, ये वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है, दोनों को मिला के वर्षगांठ हम कर दिए। अणुबम, अणुबम, इसमें जो अणु है यह संस्कृत शब्द है और ये जो बम है वो अंग्रेजी शब्द है। उसी प्रकार टिकट घर, इसमें टिकट अंग्रेजी शब्द है और जो घर है वो हिंदी शब्द है और इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को हमने समझा। अब हम समझेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार यानी शब्द की रचना, जिससे शब्द की रचना होती है उस रचना के आधार पर। ये तो अलग अलग भाषाओं से शब्द आए तो स्रोत और उत्पत्ति है। ये रचना जिस तरह से उसकी बनावट होती है, बनावट के आधार पर हम शब्दों का भेद करते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। सबसे आसान यही, रचना के आधार पर शब्द को समझना सबसे आसान है। रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित हो गया है, माने उनका अर्थ निश्चित है, उनका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, तो उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पेड़, ये पेड़ का एक निश्चित शब्द है, दूसरा शब्द में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। नदी, नदी का एक ही अर्थ है, उसका अलग रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता, तो इसलिए यह रूढ़ शब्द हो गया, यानी इनका एक ही अर्थ है, अलग अर्थ में इनका प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जहां दो अलग अलग शब्द आपस में मिलकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ज्यादातर समास के बहुब्रीहि समास को छोड़ दिया जाए तो जितने भी समास हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सारे शब्द प्रायः यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए देशभक्ति, देशभक्ति, यहां देश एक शब्द है, भक्ति एक शब्द है, दोनों आपस में मिलकर देशभक्ति शब्द बन गया, यह यौगिक शब्द है। इसी तरह रसोई घर, रसोई एक शब्द है, घर एक शब्द है, दो अलग अलग शब्द है, दोनों को मिलकर रसोई घर बन गया, तो यह यौगिक शब्द, यानी बहुब्रीहि समास को छोड़ देने से सारे शब्द यौगिक हो गए। इसके बाद योग रूढ़ शब्द, समास के जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास योग रूढ़ समास है। उदाहरण के लिए गिरिधर, गिर को धारण करता है जो कृष्ण, ये जो गिरधर शब्द है वो कृष्ण के लिए योग रूढ़ है, योग रूढ़ है। गिरधर और किसी को नहीं कहा जा सकता, केवल कृष्ण को कहा जाए। इसी तरह गंगाधर, गंगाधर शिव को कहा जाए। इसी तरह पंकज, पंकज कमल को कहा जाता है। पंकज शब्द कमल के लिए योग रूढ़ है। पंकज का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ देखें तो पंकज का अर्थ होगा पंक यानी कीचड़ में जन्मा हुआ। जो भी कीचड़ में जन्मा है उसे पंकज कहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। पंकज में जन्म लेने वाले जोग को भी पंकज कहना चाहिए, फूल को भी पंकज कहना चाहिए, जो और भी कीड़े होते हैं जो पंख यानी कीचड़ में जन्मते हैं उन्हें भी हमें
पंकज कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पंकज किसे कहते हैं? तो कमल को पंकज कहते हैं। यानी कमल शब्द के लिए जो पंकज है यह योग रूढ़ हो गया। इसी तरह हिमालय, हिमालय हिम का आलय, यानी बर्फ से बना हुआ कोई भी पर्वत है उसे हिमालय कहना चाहिए। किसी भी पर्वत को जो बर्फ से ढका हुआ है उसे हिमालय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हिमालय एक पर्वत विशेष के लिए योग रूढ़ हो गया। हिमालय कहने से हमारे उत्तर दिशा में पर्वतराज नगाधिराज हिमालय को संबोधित किया जाता है। हिमालय मतलब वही, कोई और दूसरा पर्वत को हिमालय नहीं कहते। गिरधर, कोई भी गिरधर यानी पर्वत को खा लेकर गिरधर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। कृष्ण ही गिरधर, उनके लिए यह योग रूढ़ हो गया। तो इस तरह बहुव्रीहि समास प्रायः योग रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यौगिक के लिए बहुव्रीहि को छोड़ के जितने समास हैं उनका यौगिक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यौगिक दो अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं। और रूढ़ जो शब्द है जिनका एक ही अर्थ हो, उसका और कोई अर्थ न निकले, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। अब हम आ जाएंगे प्रयोग के आधार, यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्दों के 9 भेद होते हैं। 9 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, उसके बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, के बाद में है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद में है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद में है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और अंत में 9वां है निपात, निपात। इस तरह प्रयोग के आधार पर इसके 9 भेद हैं। 9 भेद हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। अब हम इन्हें संक्षिप्त में समझते हैं। संज्ञा, संज्ञा का शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार सर्वनाम, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया, जो शब्द काम करने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक, जो वाक्य में संज्ञा शब्द और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को आपस में या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और जो हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि भावों को दर्शाता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। और किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है जिससे अर्थ बदल जाए उसे निपात कहते हैं। तो इस तरह से ये 9 भेद हैं प्रयोग के आधार पर, जिनसे हम शब्दों का भेद कर सकते हैं, नए नए शब्द बना सकते हैं, नए नए शब्दों को जान सकते हैं। इसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द यानी जिसका अर्थ निकले। दूसरा निरर्थक शब्द, निरर्थक। उदाहरण के लिए मैंने कहा मुझे कपड़े लत्ते चाहिए, कपड़े का तो अर्थ है, लत्ते का कोई अर्थ है, लत्ते का कोई अर्थ नहीं। मुझे खाना वाना दे दो, खाना का अर्थ है लेकिन वाना का कोई अर्थ है नहीं है। यहाँ तिगड़ मिगड़ मत करो, तो तिगड़ मिगड़ का ही कोई अर्थ नहीं है।
वह देखो जब से बैठा टेंटे लगा रखा है, टेंटे का कोई अर्थ नहीं, तो ये निरर्थक शब्द है। व्याकरण में इन पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन वो चाहे इनका प्रयोग हो जाता है। मुझे खाना वाना चाहिए, वाना का क्या है, लेकिन खाना के साथ खाना का प्रयोग कर दिया है, तो वाना निरर्थक है। खाना लेकिन सार्थक शब्द है। कपड़े लत्ते में कपड़े सार्थक शब्द है, लत्ते का कोई अर्थ नहीं। दिन ऊन है, तो दिन का तो अर्थ है, लेकिन ऊन का कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम इनका प्रयोग युग्म के तौर पर, जोड़ी के तौर पर कर देते हैं। तो व्याकरण में सार्थक शब्दों का ध्यान दिया जाए, इन पर विचार किया जाए। तो सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एक है पर्यायवाची शब्द, ये सार्थक शब्द है, पर्यायवाची यानी सार्थक शब्द के भेद प्रकार। दूसरा है एकार्थी शब्द। तीसरा है अनेकार्थी। इसके बाद चौथा है समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद पांचवा है विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? एक शब्द के समान अर्थ उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प है, पुष्प का फूल होगा, कुसुम होगा, सुमन होगा। नदी है, सरिता है, टकनी है, तरंगिनी है। पर्वत है तो नग होगा, पहाड़ होगा, गिरी है। तो ऐसे एक शब्द के कई समान अर्थ होते हैं, उन्हें बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। फूल का सुमन है, कुसुम है, तो इस तरह ये शब्द बनेंगे, तो इन्हें बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द यानी जिसका एक ही अर्थ नहीं, दो अर्थ नहीं हो सकता। जैसे पेड़ है, पेड़ एक ही अर्थ बना। पर्यायवाची भले समान अर्थ निकले, लेकिन समान अर्थ निकलेगा, अलग अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें एकार्थी है, नदी का एकार्थी है, मानव एकार्थी है, तो ये सब एकार्थी शब्द। अनेकार्थी जैसे एक शब्द के कई अर्थ निकल जाए। जैसे उदाहरण के लिए अनेकार्थी शब्द में अर्थ, ये देखिए, ये अर्थ एक शब्द है, ये अनेकार्थी शब्द है, जो कि इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ का होता है धन, मुझे अर्थ की आवश्यकता यानी धन की आवश्यकता। दूसरा है मतलब, आपकी बातों का क्या अर्थ है, यानी मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो अर्थ दो। इसी प्रकार कर का किरण भी होगा, किरण। सूर्य का किरण, और इस कर का होगा शुल्क, टैक्स। जैसे मार्ग कर, आयकर। तो इस तरह से ये अनेकार्थी शब्द है। एक समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में तो समान लगेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग। सुनने में समान है लेकिन अर्थ अलग है। जैसे दीन और दीन, ये देखिए यहाँ पे दीन है, ये दो में बड़ी और ये दो में छोटी। ये सुनने में दोनों बराबर है, ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं। इस दिन का अर्थ है गर्मी, वह दिन आदमी है। इस दिन का अर्थ है दिवस, आज कौन सा दिन है। इसी प्रकार पुल और एक पुल, इस पुल का अर्थ है किनारा, नदी। ये है सूत, इसका मतलब है पुत्र। ये है सूत, इसका मतलब है धागा। उच्चारण अलग अलग है, इसको बोलेंगे सूत पुत्र, इसको बोलते हैं सूत क्योंकि सामने बड़ा हुआ है। कुल, रघुकुल, कुल नदी, कुल तो में बड़ा हुआ है। इस पर दिन दो में छोटी है, दीन वह दीन व्यक्ति है। उच्चारण अलग है लेकिन सुनने में समान है। इसके सब क्या है। इसके बाद विलोम शब्द, यानी जो विलोम होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे पाप का पुण्य, ऊंचा का नीचा, अमीर का गरीब, अर्थ का अनर्थ, सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म।
ये विपरीत शब्द है। तो इस तरह से सार्थक और निरर्थक शब्द वही युग्म के तौर पर प्रयोग किया जाता है। खाना वाना, कपड़े लत्ते, देना लेना, लेना देना, सबका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आएंगे विकार की दृष्टि से। विकार की दृष्टि से भी शब्दों का भेद किया जाता है। विकार मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनका परिवर्तन होता है, लिंग के, वचन के, क्रिया के, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, विकार होता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा विकारी शब्द, सर्वनाम विकारी शब्द, विशेषण विकारी शब्द, क्रिया, क्रियाकाल विकारी शब्द। जैसे यहां पे लड़का, लड़का से लड़के, लड़की, लड़कियों, लड़कों, ये सब विकार होता है। यहाँ का है, यहाँ के है, यहाँ की है, यहाँ लड़कियों, यानी इनमें परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन यानी विकार। इसी तरह मैं से मेरा, हम, मुझे, ये सब परिवर्तन होता है। हमें, हम, उसी में हमें, हमको, इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है विशेषण। विशेषण में जैसे काला है, काला से काली, काले, ये परिवर्तन होता चला। इस तरह क्रिया, गई, गए, गया, इसी प्रकार काल में था, थी, इन सबका विकार होता है। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल को विकारी शब्द, ये सब विकारी शब्द, विकारी विकारी शब्द। आपको ध्यान रखना है, जब पूछा जाएगा विकारी शब्द कौन है तो बताना है विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। ठीक है। इसके बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द कहा जाता है जिनका काल, क्रिया, लिंग, वचन की दृष्टि से विकार नहीं होता। वे हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के हिसाब से उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। इसमें है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। संबंध बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इसी प्रकार पांचवा है निपात। पांचवा है निपात, निपात, निपात शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द, इन्हें अव्यय कहा जाता है क्योंकि इनका लिंग, वचन, कारक के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, प्रतिदिन, रोज, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी लिंग, वचन, क्रिया में रख दीजिए। राम धीरे धीरे पढ़ रहा है, सीता धीरे धीरे पढ़ रही है, वे लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वह धीरे धीरे पढ़ रहा है,
लड़कियां धीरे धीरे पढ़ रही है, मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे वैसे ही। इसी प्रकार संबंध बोधक के सामने राम के घर के सामने श्याम रहता है, सीता के घर के सामने गीता रहती है, उनके घर के सामने में सोहन रहता है, सोहन के घर के सामने में भी लोग रहते हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। के सामने के आगे के पीछे के नीचे के ऊपर, ये सब संबंध बोधक। इसी प्रकार समुच्चय बोधक, राम और श्याम, मोहन और सोहन वे जा रहे थे किंतु रुक गए, तो किंतु, परंतु और यथा तथा जैसे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी दिन में कारक में क्रिया में उसका प्रयोग कर दिया, इसलिए वे समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को दो वाक्यों को आपस में जोड़ते, इनका परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक, जो हर्ष शोक घृणा भाव को दिखाते हैं, अरे तुम आ गए, छी तुमने क्या कर दिया, अरे वाह क्या काम, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, तो शाबाश, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, अरे तुम आ गए, कोई अरे शाबाश वाह, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे किसी भी काल्पनिक क्रिया में लिंग में इनका परिवर्तन नहीं। इसी तरह निपात शब्द होता है, बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, राम ही घर जाएगा, माने राम ही, कोई और नहीं, तुम ही आओगे, तुम ही यानी कोई और नहीं। तो इस तरह ही, भी, तो ये निपात है जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, और इनका रूप नहीं बदलता, चाहे वह किसी भी लिंग में हो, किसी भी क्रिया में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी कारक में हो, तेने अधिकारी शब्द करते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और इन सबके भी अपने अपने भेद होते हैं। इनसे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न हैं। सबसे पहले कोई भी एक शब्द दिया रहेगा, आपको ये बताना है कि किस भाषा का है। जैसे उदाहरण के लिए कर्पट दिया है, पूछा जाएगा कर्पट शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताना पड़ेगा ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से हिंदी में ये शब्द आया है, यानी तत्सम शब्द। अगर पूछा जाए कपड़ा कौन सा शब्द है, तो बताना पड़ेगा कपड़ा तद्भव शब्द है, क्योंकि ये कर्पट से कपड़ा बना है। उसी प्रकार फूल कौन सा शब्द है, तो बताना पड़ेगा तद्भव शब्द है, क्योंकि पुष्प से फूल तद्भव शब्द बना है। उसी प्रकार अगर लीची पूछ लिया जाए, लीची कौन सा शब्द है, तो आपको बताना पड़ेगा लीची चीनी शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है। संकर शब्द का एक दो उदाहरण दीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा वर्षगांठ, वर्ष है संस्कृत, गांठ है हिंदी, अणु बम, अणु है संस्कृत और बम है अंग्रेजी, ये संकर शब्द हो गए। इसी तरह विकार के आधार पर कितने भेद हैं, तो विकार के आधार पर 2 भेद किए जाते हैं। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, और के आधार पर आपको उसको बताना पड़ेगा पर्यायवाची, सार्थक और निरर्थक, उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये सार्थक शब्दों के भेद हैं। तो इस तरह से आपको इनको समझना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें समझ गए होंगे, क्योंकि यह थोड़ा कठिन अध्याय माना जाता है व्याकरण में, इसीलिए इनका आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब भली भांति आप इसे समझेंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद।